चलो, तो केस स्टडी है आज। और आज केस स्टडी का जो मैंने तरीका सोचा कि कैसे इसको करवाना है, सबसे अच्छा तरीका होता है सीखना। अ, राधा, तुमने भेज दिया मुझे ग्रुप में, पर्सनल या कैसे भी, पेपर? सर मैं भेज रही हूँ सर। ओके, ठीक है। तो 3-4 फ्रेमवर्क पे मैं बात करने वाला हूँ। उसके पहले मैं एक केस स्टडी आपको दूँगा। ग्रुप में मैंने मैसेज किया था इसलिए कि भई आपको पेन और पेपर लेकर के आना है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग हथियार चलाएँ, फिर मैं देखूँगा गलती कहाँ कर रहे हो और फिर सारे कार्यक्रम शुरू करूँगा। सिर्फ मैं आपको 7-8 मिनट दूँगा उसको लिखने के लिए और उसके बाद पूरा फुल फ्लेज स्टार्ट होगा। आपको मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, क्या करना है। स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो भैया, केस स्टडी में पहला तो मैं ये समझाने वाला हूँ, केस स्टडी है क्या? इसको बता ही देता हूँ शुरुआत में। दूसरा है एथिक्स पेपर में केस स्टडी की ज़रूरत क्यों है? तीसरा, केस स्टडी के प्रश्नों में मुख्य मांग क्या होती है? और चौथा, एक आदर्श केस स्टडी कैसे लिखें? ठीक। पहला डायमेंशन है, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। केस स्टडी है क्या? ठीक है, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए एक्चुअली है क्या। केस स्टडी सिविल सर्विसेज में जब रिफॉर्म लाया गया, पाठ्यक्रम में बदलाव लाया गया, तो एथिक्स के साथ साथ केस स्टडी जोड़ा गया। उस केस स्टडी का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो भविष्य के सिविल सेवक हैं उनको एग्जाम हॉल में ही या तैयारी के दौरान ही उन कठिनाइयों से, उन चुनौतियों से या उन स्थितियों और परिस्थितियों से अवगत कराया जाए जो उनके कार्य क्षेत्र के समय, उनके कार्य के समय असल जीवन में हो सकते हैं या होने वाले हैं। और एथिक्स में केस स्टडी न सिर्फ उन कठिन चुनौतियों और परिस्थितियों में आपका रिस्पॉन्स, आपकी प्रतिक्रिया को जांचती परखती है, बल्कि उन चुनौतियों के दौरान आप उपलब्ध विकल्पों में से किन विकल्पों को चुनते हैं, वो विकल्प नैतिक होते हैं या अनैतिक होते हैं, नैतिक होते हैं या कानूनी होते हैं, नैतिक और कानूनी होते हैं या सिर्फ कानूनी होते हैं पर अनैतिक होते हैं। इसके साथ साथ आप किस तरह से कम रिसोर्सेस में, कम संसाधनों में, बहुत कम टाइम फ्रेम में बहुत क्विक और परफेक्ट रिस्पॉन्स करते हैं। एक शानदार सिविल सेवक या एक शानदार पब्लिक सर्वेंट वही हो सकता है जो उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से ही सबसे उत्तम सर्वोत्तम फैसला लेता है। और उसका लक्ष्य न सिर्फ यूटिलिटेरियन थ्योरी के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि वह वर्च्यू एथिक्स यानी कि सद्गुण नैतिक शास्त्र, यानी कि जिसमें अन्याय या फिर गलती की गुंजाइश ना हो, के साथ साथ संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, लॉफुलनेस के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक और कहीं ना कहीं समय की जरूरत और प्रोग्रेसिव माइंडसेट को भी व्यक्त करती है। एक सिविल सेवक सिर्फ नैतिक या कानून का पालन करेगा तो वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच हो जाएगा। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के साथ साथ आपको बताइए तो मैक्स वेबर का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसके साथ साथ वेलफेयर अप्रोच भी रखना है, डेमोक्रेटिक अप्रोच भी रखना है। किसी को राशन मिलना है 5 किलो और उसका अगर कागजात नहीं है लेकिन वो गरीब है तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तलाशनी ही होगी। और जब केस स्टडी आप लिखते हैं तब ये सब चीज़ें पता चलता है, क्योंकि आप झूठ बोल सकते हैं थ्योरी में चूंकि आप रट के आते हैं, लेकिन केस स्टडी बिल्कुल नया होता है, नई परिस्थिति होती है, तो वहां पर आपको समय के अभाव के कारण विकल्प भी चुनना है। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके व्यक्तित्व में जो कुछ भी छुपा हुआ है वो बाहर आ जाता है। और दूसरा, जब आप लिखते हैं, कोई विकल्प का चुनाव करते हैं, तब आप उसका जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि ये विकल्प आपने क्यों चुना, यही उत्तम विकल्प क्यों है। और जब आप इन चीज़ों को बताते हैं तब इससे पता चलता है आपकी सोच का तरीका क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। और इन्हीं चीज़ों को समझने के बाद एथिक्स में आपको मार्क्स मिलते हैं। तो एथिक्स में स्पेशली केस स्टडी में मार्क्स उसको ज़्यादा नहीं मिलते हैं जो रट करके आया है और थ्योरी उड़ेल देता है, बल्कि उसको जो इनोवेशन करता है, जो एथिकल, मोरल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल होने के साथ साथ दिखता भी है, और जो कहीं ना कहीं आदर्श तरीके से किसी केस का समाधान करता है। जरूरत क्यों है बताइए आपको, ताकि आप तैयार हो सके, ताकि पता चल सके आपके व्यक्तित्व के बारे में। मुख्य मांग क्या होती है, जो अगला डायमेंशन है कि केस स्टडी के प्रश्नों में मुख्य मांग क्या है। तो केस स्टडी के प्रश्नों में मुख्य मांग जो है वह है कि भाई, क्या आप अगर एक सिविल सेवक हैं और मान लो आप एक आईएएस हैं और आपको कोई समस्या हल करनी है, आप जो समस्या हल कर रहे हैं वो एक आईएएस की हैसियत से, एक आईएएस के क्षेत्राधिकार में रहते हुए हल कर रहे हैं। या मान लो, कोई उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, कोई एक व्यक्ति है जो नशा कर रहा है और आप
नारकोटिक्स के ऑफिसर हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग है। नशा करते हुए व्यक्ति को गांजे के साथ या चरस अफीम के साथ आपने पकड़ लिया है, आप क्या करेंगे, ये पूछा है। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो कहेंगे उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा, नशे की जो वस्तु है उसको जब्त किया जाएगा। इसके साथ साथ क्या करते हैं वो, उसका रिहेबिलिटेशन भी करवा देते हैं, उसकी नौकरी भी लगवा देते हैं ताकि वो आगे से ऐसा काम ना करे। कोई बाल मजदूरी करता हुआ बच्चा है और किसी चिमनी की भट्टी पे पकड़ा गया, मतलब वो नहीं पकड़ा गया जो करवा रहा है मजदूरी, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, वो पकड़ा गया। तो कुछ छात्र क्या होते हैं, बच्चे को तो छुड़ा ही लेते हैं, साथ में वो ईंट भट्टे वाले को जेल भी भेज देते हैं, बच्चे के रहने खाने और पढ़ने का इंतजाम भी कर देते हैं। अगर वो बड़ा है तो सरकारी नौकरी भी लगवा देते हैं, उसके फैमिली को पैसे भी दे देते हैं, उनकी नौकरी भी लगवा देते हैं। सबसे जो प्रमुख मांग है केस स्टडी की, अपनी लिमिट को पहचानना है, अपनी हद को जानो, किस कैपेसिटी में, किस अधिकार क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आप जो भी पदाधिकारी हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है, आपकी लिमिट क्या है। अगर आपको ये पता है तो केस स्टडी लिखना आसान हो जाता है, समाधान तलाशना आसान हो जाता है। मान लो आप एक आईएएस ही हो, तो एक आईएएस हो, मान लो कहीं आपने छापा मारा है, किसी बंधुआ मजदूर को बचाया है, या मान लो लेबर ऑफिसर हो, आपने ऐसा किया है, उसको बचाया है, मेल प्रैक्टिस से कुछ सिक्योर किया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसके खिलाफ एफआईआर का भी आदेश दे दोगे बिना इंक्वायरी किए हुए, आप उसका रिहेबिलिटेशन भी कर दोगे और उसकी डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी चला दोगे। आप सिर्फ विधि सम्मत एक्शन ले सकते हैं। अगर आपके हक में है कि आप मुकदमा दर्ज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो वो हो जाएगा। अगर आपके हक में है कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम, सरकारी स्कीम चल रही है जिससे उसका पुनर्वास हो सकता है, रिहेबिलिटेशन हो सकता है, तो वो सिफारिश कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप संबंधित अधिकारी को रिक्वेस्ट लेटर, प्रार्थना पत्र भेज सकते हो कि भाई इस केस में इसका पुनर्वास होना है, जिससे कि इसका जीवन फिर से उस दलदल में ना फंसे, और वो हो जाता है। और अगर डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है कि कोई गांव बहुत गरीब है जहाँ पे क्राइम होता है, जहाँ पे तस्करी होती है, तस्करी के माल को आपने जब्त किया, सबके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन आप वहाँ डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, तो क्या ये किसी नारकोटिक ऑफिसर या किसी पुलिस ऑफिसर के कार्य क्षेत्र में है कि वो वहाँ डेवलपमेंट करे? नहीं है, नहीं कर सकता। कुछ एक आध स्कीम में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अदरवाइज होता नहीं है। तो वो किसी लोकल एमएलए को, किसी लोकल एमपी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस क्षेत्र में काफ़ी क्राइम हो रहा है और ये आपका क्षेत्र है सर या मैडम, तो आप इसमें अपने एमपी लैड स्कीम से या किसी अन्य स्कीम के माध्यम से या मंत्री से कह करके या सरकार से कह करके इस क्षेत्र में कुछ विकास करवा दीजिए, कोई रोजगार का उपाय कर दीजिए, जिससे कि यहाँ के लोग वापस नशे और इस तरीके के अपराध में संलिप्त ना हो। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डीआईओ से डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं और आप किसी स्कूल में जाते हैं निरीक्षण करने के लिए और वहाँ पे नकल की घटना पाई जाती है तो आप ही मुकदमा दर्ज कर लेंगे, आप ही टीचर और स्टूडेंट को जेल भेज देंगे, आप इस स्कूल पे ताला लगा देंगे। ये सब आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही कीजिए अपनी कार्यक्षेत्र में रहते हुए। तो सबसे प्रमुख जो समझ है ये है। ठीक है, उम्मीद आप समझे होंगे। उसके बाद इरेज कैसे होगा, ये हो गया। अब फिर एक महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण बात इस केस स्टडी में कि कैसे केस स्टडी की डिमांड आपको फुलफिल करनी है, वो ये है कि सबसे पहले जो केस स्टडी दिया है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंड्स, उसको करना क्या है, अच्छे से पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में यह समझना है कि उसमें जो एथिकल इश्यूज पूछ रहा है या उसमें जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको क्या आता है, और जो आता है उसको आप बहुत इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट की तरफ उसको आप एक बार दिमाग पे रख लें। उसके बाद वो केस स्टडी है उसका इंट्रो कैसे लिखना है वो समझ लें। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है किसी केस स्टडी को लिखने के लिए, वह है उसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब समस्या का पता लगाना। अभी हम केस स्टडी दिखाएंगे, उसके माध्यम से बताएंगे आपको एक्चुअली समस्या क्या है। यदि इसका आपको पता चल गया तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको यही नहीं पता है कि एक्चुअली उस केस स्टडी में क्या समस्या है, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा नहीं लिख पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले एक केस स्टडी मैं आपको देता हूँ, उसको आप लिखो, ट्राई करो, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर कुछ और डूज एंड डोंट्स पे बात करूंगा, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और एक केस स्टडी में आपको अपनी ही कॉपी जो मैंने अभ्यास में लिखा था वहां से दे सकता हूँ, या फिर दूसरे किसी टेस्ट उसमें दे सकता हूँ। अच्छे मार्क्स मिले थे मुझे रियल एग्जाम में भी और अभ्यास में भी। यही दे दें क्या, छोटा केस स्टडी देते हैं ताकि आप जल्दी लिख पाओ। कितना बड़ा है,
चलो अब इसमें सारे क्वेश्चन बड़े हैं तो यहीं दे देता हूँ, और इस तरीके की केस स्टडी पूछ सकता है। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ ना में जवाब दीजिए। सर स्क्रीन शेयर नहीं किया था। हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं किया था। स्क्रीन शेयर हो रहा है भैया, आप लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? बाकी लोग भी जवाब दिया करो यार, क्या करते हो आप लोग? स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं पूछ रहा यस सर हो रहा है बट बहुत धुंधला दिख रहा है। हूँ। अभी बताइए। सर मेरे को अच्छा अब सही दिख रहा है सर। हाँ अब सही दिख रहा है। हाँ, अभी कोई और पूछ रहा था, क्या पूछ रहे हैं आप? दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ और उसके बाद में इस केस स्टडी को आप लिखोगे। मैं आपको 7-8 मिनट दूंगा, 10 मिनट ले लो, और फिर मैं इस पर डिस्कस करूंगा। फिर मैंने जो कंपाइल किया हुआ है डूज एंड डोंट्स, उसको मैं डिस्कस करूंगा और कुछ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है? फिर कुछ केस स्टडी आपको दे दूंगा लिखने के लिए, उसको बाद में इवेलुएट कर दूंगा। इसको मैं पढ़ देता हूँ पहले। रीना और उसके कॉलेज के दोस्त पिछले कुछ महीनों से एक कंपनी में इंटर्न के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग बहुत साफ नहीं देख पा रहे वो सुन ले, ठीक से सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटर्न के रूप में काम कर रहे थे। इंटर्नशिप, ध्यान रखना, जो जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। ध्यान में समझ में आ रहा है? तो इंटर्न के रूप में काम कर रहे थे कौन? रीना और उसके ये स्टेक होल्डर्स, इनको इमीडिएटली उसको गोला मार दो, उसके कॉलेज के दोस्त। इंटर्नशिप पूरी होने पर रीना समेत उनमें से कुछ को कंपनी में पूर्णकालिक नौकरी की पेशकश की गई है। एक प्रतिष्ठित कंपनी होने के नाते, ये कंपनी क्या है? प्रतिष्ठित। सबका महत्व है, बताऊंगा कैसे। कहते हैं ना कि हाथ को कंगन आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो अच्छा केस स्टडी कैसे लगे, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है केस स्टडी ही करवा दो। दुनिया की बकर करने से अच्छा है इमीडिएट प्रैक्टिकल करके बताओ। उसने और उसके दोस्तों ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। किसने? किसने और किसके दोस्तों ने? रीना और उसके दोस्तों ने। रीना अपनी नई नौकरी को लेकर उत्साहित है और अपनी इंटर्नशिप के दौरान अपनी कंपनी के कुछ सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध, ध्यान रखो, स्थापित की। हालांकि एक इंटर्न के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रीना ने नोटिस किया कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, वीपी में से एक उस पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है। वो रीना के कक्ष में रुकने और बातचीत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता था। यह व्यवहार वह किसी अन्य इंटर्न के साथ नहीं कर रहा था। यह व्यवहार कॉमन नहीं था, यह अनकॉमन था, ये अंडरलाइन करो। उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी रीना से जुड़ने की कोशिश की। उसके कुछ को इंटर्न ने भी इस पर ध्यान दिया। यह महत्वपूर्ण है कि यह पब्लिक हो रहा था और बीपी द्वारा किए जा रहे अतिरिक्त ध्यान के बारे में रीना पर अनाप शनाप टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। अब जब उसे पूर्णकालिक पद पर नियुक्त कर लिया गया है, पूर्णकालिक पद पर, तो उसे डर है कि उसे सीधे इस वाइस प्रेसिडेंट के साथ काम करना पड़ेगा। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट ने स्पष्ट रूप से कुछ भी अनुचित नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह कहा है अतिरिक्त ध्यान दिए जाने और उसके सहकर्मियों द्वारा भी इस पर ध्यान दिए जाने के कारण वह बहुत असहज, ये इंपॉर्टेंट है, असहज हो गई है और कार्य पर उसकी एकाग्रता कम हो गई। यहाँ प्रोफेशनल क्राइसिस पैदा हो गई है, इंपॉर्टेंट है। कंपनी एक खुले और मैत्रीपूर्ण माहौल को प्रोत्साहित करती है और जब उसे काम पर रखा गया था तो उसे बताया गया था, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी एक खुले और मैत्रीपूर्ण माहौल को प्रोत्साहित करती है। यानी कंपनी गवर्नेंस को लेकर, प्रोफेशनलिज्म को लेकर के, गवर्नेंस प्लस प्रोफेशनलिज्म को लेकर के काफी प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है। तो उसे बताया गया था जब भी काम से संबंधित किसी भी असुविधा समस्या का सामना करना पड़े तो उसे हमेशा अपने प्रबंधक से बात करनी चाहिए, मैनेजर से। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर बोलने को लेकर चिंतित है रीना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने अब भी कुछ स्पष्ट रूप से गलत नहीं किया है। द क्वेश्चन इज, इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस रीना किन दुविधाओं का सामना कर रही है? रीना को किन दुविधाओं का, डायलेमा, क्या डायलेमा है? दूसरा, उसके पास विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन की मेरिट और डिमेरिट बतानी है, यानी कि गुण और दोष बताना है। उसके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही क्या होगी और उसका औचित्य यानी जस्टिफिकेशन। मैं आपको देता हूं 10 मिनट, ले लो, टेंशन लेने का नहीं। इंपॉर्टेंट चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया है, 10 मिनट में लिखो और फिर मैं आता हूं। आप स्पष्ट रूप से दिख रहा है आप लोगों को? सर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन दिखेगा, पहले एक बार इसको पढ़ना है और या फिर मैंने पढ़ दिया आप लोगों को समझ में आ गया, सीधा क्वेश्चन दिखा दूं? अब दिख रहा है सब? ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है। आप सभी दिख रहा होगा बाबा, सब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। मन की आंखों से देखो, दिखेगा। सर अभी नहीं हुआ सर, लास्ट वाला बचा है। अच्छा। आपका समय समाप्त होता है, अब और समय नहीं मिलेगा, ठीक है? हो गया, मिलने का वक्त खत्म हुआ। तो भाई
ये केस स्टडी आपने पढ़ा, आपने लिखने की कोशिश की होगी, कुछ 15 मिनट मिला आपको लिखने के लिए, है ना? कितने लोगों ने कंप्लीट किया सारे क्वेश्चंस? नीरज गुड, बाकी राधा ग्रेट, आकाश, आकाश हैव यू रिटन द केस स्टडी? नो, ओके। हरीश बढ़िया, आरिदु बढ़िया जा रहे हो यार, ठीक है। चलो इस पे बात करते हैं फिर, लेट्स टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स। स्क्रीन पे से शेयर कर रहा हूँ। अब आपको मैंने केस स्टडी तो पढ़ के सुनाई दिया था, ठीक है, उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की बात करते हैं सीधे। प्रश्न पहला क्या है, शॉर्ट में अगर मैं समराइज करूं 20 सेकंड में, रीना और उसके दोस्त कॉलेज खत्म करके निकले, इंटर्नशिप का माहौल है, कॉलेज प्लेसमेंट हो गया है, एक बढ़िया सी कंपनी मिली है जो बहुत प्रोफेशनलिज्म अपना मतलब प्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनलिज्म में भरोसा रखती है। वहां पे रीना और उसके दोस्तों को काम मिल गया। रीना एक बहुत ही होनहार और समझदार लड़की है, काम करती है अपना, और उसको रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। लेकिन उसी कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट है जो रीना को सोशल मीडिया पे और पर्सनल भी ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है उस पर। वैसे तो ध्यान देने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आम जो ट्रेंड है, यानी कि बाकी लोगों के साथ जिस तरीके का आचरण है उसका, उससे अलग है। बाकी लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, सामान्य से अलग है, विशिष्ट आचरण है। और ज़्यादा टेंशन के कारण जो रीना की सहेलियां और उसके दोस्त हैं वो इन बातों को नोटिस कर रहे हैं और इसको मजाक भी उड़ा रहे हैं, ताना भी मार रहे हैं। इससे रीना असहज हो जा रही है। रीना के मन में दो प्रकार की दुविधाएं चल रही हैं। उसको लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, परेशान कर रहा है, इसकी शिकायत कर दूं क्या। फिर रीना को लगता है कि कंपनी में भी नई नई आई हूँ, ऐसा कुछ करूंगी तो मेरी नौकरी जा सकती है। और वाइस प्रेसिडेंट ने कुछ गलत भी तो नहीं किया है, सिर्फ वो अतिरिक्त ध्यान दे रहा है और थोड़ा ज़्यादा स्टॉकिंग टाइप का कुछ कर रहा है। लेकिन रीना डिसाइड नहीं कर पा रही है। और इसी पर सवाल आ गया, रीना को किन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अंग्रेजी में व्हाट डिलेमास डज रीना फेस। अब एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूं। एक होता है मुद्दा, जिसको क्या बोलते हैं मुद्दे को, मुद्दा, इशूज। और एक होता है दुविधा, जिसको कहते हैं डिलेमा। दुविधा और मुद्दे में क्या फर्क है, इशूज और मुद्दे में क्या फर्क है। मैं एक बात बताऊं, यूपीएससी का पिछले साल मेंस लिखने के दौरान लगभग रोज मैं 7-8 लोगों की कॉपी चेक करता था। ऐसे मस्ती मस्ती में ब्रेक में चाय पीता था और लोगों की कॉपी चेक करता था, मस्त दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता था। उस दौरान मैंने एक चीज देखा, जो लोग 2-2 मेंस लिख चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों की भी कॉपी में एक कमी देखी गई कि वो इशू पूछता था तो भी क्या करते थे, दिस बनाम दिस, ऐसा करते थे, ये वर्सेस ये। एक्चुअली दुविधा और मुद्दे में फर्क यह है, मुद्दा कोई एक होता है, जैसे कि आलस्य का मुद्दा, जैसे कि करप्शन का मुद्दा, जैसे कि नैतिकता कोई पर्टिकुलर है उसका मुद्दा, जैसे कि नौकरी का मुद्दा, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा, जैसे कि अन्याय का मुद्दा, जैसे कि सिक्योरिटी का मुद्दा। दी जाते इशूज। दुविधा क्या होती है, दो कंपीटिंग, दो प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि बराबरी के वैल्यूज या इशूज के बीच का जो द्वंद्व है, उनके बीच का जो कंफ्लिक्ट है, कॉम्पिटिशन है, दैट इज डिलेमा, दैट इज दुविधा। आप सोचते हो रात के, और ये मेरे साथ अक्सर होता है कि रात के 3-4 बजते हैं, मैं सोचता हूँ कि एक एपिसोड निपटा लेता हूँ, तब सोता हूँ। दूसरी दुविधा चलती है, अगर जल्दी सो जाऊंगा तो सवेरे जल्दी उठूंगा। तो सवेरे जल्दी उठना वर्सेस एक एपिसोड देखना, ये दुविधा है। मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि कैसे डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए। डिसिप्लिन मेंटेन करना मुद्दा है, मूवी देखना वर्सेस जल्दी उठना दुविधा है। ठीक है, सवाल जो पूछा है वो पूछा है दुविधा पर, डिलेमा पर, यानी वर्सेस बनाम करके आपको दुविधा बतानी पड़ेगी। वो भी कंपीटिंग होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए। राइट। पहला सवाल है, रीना को किन दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो, इंट्रो इज द की। इंट्रो इतना महत्वपूर्ण है। अब मैं आकाश अपने यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनकी मैं कॉपी देखता हूँ, वो इंट्रो के नाम पे पूरा पेज भर देते हैं। इंट्रो बहुत शॉर्ट और स्मार्ट होना चाहिए। इंट्रो आपका मुखौटा है, वो आपका फेस है। अगर आप उसको अच्छा लिखोगे उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। और अच्छा लिखने के नाम पे पूरा पेज नहीं भरना है, बिकॉज यू हैव लेस टाइम और बहुत कुछ कवर करना है। मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैं थ्योरी के क्वेश्चंस करके आया था, तो समय काफी बीत चुका था। फिर भी मैंने कोशिश किया, प्रस्तुत केस स्टडी
केस स्टडी का ओवरव्यू, जितनी भी चीजें हैं केस स्टडी में, इशूज हैं, सबके बारे में आप अगर इंट्रो में लिख दोगे तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, और इससे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रस्तुत केस स्टडी कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण एवं उनकी असुविधापूर्ण स्थिति को रेखांकित करता है। एक ही लाइन में मैंने केस स्टडी के सार को समझाने की कोशिश की, जो कि अंग्रेजी मीडियम से हिंदी मीडियम में स्विच किया था तो कई बार मात्रा इधर उधर चेंज करना पड़ता था, वो होता है प्रैक्टिस, ये शुरुआती था। तो फिर लिखा मैंने विशाखा गाइडलाइंस 1997 और 2012 के तदनुसार कानून। अब क्या हुआ, विशाखा गाइडलाइन 1997 मैंने लिखा, फिर मुझे ध्यान आया कि ऑलरेडी इस पर कानून बन चुका है और मैं विशाखा गाइडलाइन अभी लिख रहा हूँ, ठीक नहीं है, तो कैसे लिखूं, भाषा से खेलना पड़ेगा, अब कट तो कर नहीं सकता। तो मैंने फिर लिखा एवं 2012 के तदनुसार, उसी के अनुसार कानून में, क्योंकि विशाखा गाइडलाइन आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया था इसको, तो इस पर कानून बनाना पड़ा पार्लियामेंट को। कानून में इस पर व्यापक प्रावधान है। मैंने ये भी बताया कि इशूज क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और ये भी बताया इस पर कानून में क्या प्रोविजन है। पहला सवाल, रीना के द्वारा सामना की जा रही दुविधाएं, डिलेमा फेस्ड बाय रीना। क्या दुविधा है, उसके रिमार्क्स पे मत जाइए, उसको पैसे लेकर के और टाइम पास करना होता है तो वो कुछ भी लिखता है कॉमन, ठीक है, फिर भी उसने बहुत नंबर दे दिए। पहला है असहजता एवं दोस्तों की टिप्पणी बनाम वाइस प्रेसिडेंट के विरुद्ध अस्पष्ट सबूत, ठीक है। वो मुझसे कह रहा था विस्तार करो, एक्चुअली इन डायमेंशंस का विस्तार करो, उसको ये नहीं समझता है विस्तार करूंगा फिर दो ही केस स्टडी होगी। असहजता एवं दोस्तों की टिप्पणी, रीना की सबसे प्रमुख समस्या क्या है, सबसे प्रमुख दुविधा क्या है, असहजता, अनकंफर्ट फील कर रही है कार्यस्थल पर, और उसके दोस्त उसके मजे ले रहे हैं, हाँ तुम्हारा क्या चल रहा है, इस टाइप का। वर्सेस वाइस प्रेसिडेंट के विरुद्ध अस्पष्ट सबूत, उसके मन में एक तो प्रॉब्लम ये चल रही है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कंप्लेन करूं तो कैसे, सबूत ही नहीं है। दूसरा, रीना को बहुत बढ़िया जॉब मिली है इंटर्नशिप में और अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बेहतर रोजगार और कंपनी, वर्सेस माहौल बड़ा गंदा है, असहज वातावरण है, शोषण का भय है, कहीं वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा ना परेशान करना शुरू कर दे, ये दुविधा है, ये समस्या है उसकी। एक्शन लेने की दुविधा, एक्शन ले न ले इसमें वो झूल रही है, ले तो किस आधार पर ले, न ले तो परेशान होती रहे। चौथा, कंपनी बहुत प्रोफेशनल है, उसके मैनेजर ने पहले दिन ही कह दिया था, रीना एंड अदर्स इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। कंपनी का प्रोफेशनलिज्म है जिस पर रीना को बहुत भरोसा है, लेकिन दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट नालायक है, उसका खराब रवैया है, वो रीना को परेशान कर रहा है। ये हो गया पहला आंसर, रीना के पास क्या दुविधा है, रीना के सामने क्या दुविधा है। मेन दुविधा मैंने लिख दी, उसमें दिमाग में वैसे भी नहीं आता है, आप लोगों के दिमाग में काफी कुछ आ रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में आप लिख चुके 30 पेज लिख चुके होते हो, 64 पेज मैंने लिखा है, 64 पेज लिखा है, आपको दिख रहा होगा ऊपर, उसमें से 38 पेज के बाद लिखा नहीं, मतलब इतने पेज हो चुके हैं, 38 पेज के बाद इधर पहुंचा हूँ तो थक जाता है आदमी, फिर भी हाँ बोलो। स्क्रीन से गायब क्यों क्या रहा? हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही थी सर। हाँ, सर स्क्रीन नहीं दिख रही थी, आप स्क्रीन स्क्रीन तो अब दिख रही है, आप दिख रही है, आप दिख रही है सर, जब आप बोल रहे थे गायब थी सर। उसके पास क्या विकल्प है, दूसरा जो सवाल है उसके पास क्या विकल्प है, प्रत्येक के गुण और दोष बताना है। रीना के पास एक्शन के क्या ऑप्शंस, व्हाट ऑप्शंस डज शी हैव, डज रीना हैव, प्रोवाइड द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जो ऑप्शन है उनके क्या मेरिट और डिमेरिट है वो भी बताना है। दूसरा सवाल, उपलब्ध विकल्प, पहला विकल्प जो आंसर में ही लिखा हुआ था, छुपा हुआ था कि रीना के पास कोई सबूत ही नहीं है और रीना परेशान भी है, तो पहला विकल्प एक्चुअली होता क्या है, कम अच्छे विकल्प से ज्यादा अच्छे विकल्प की तरफ जाते हैं। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बहुत गोबर जैसा बहुत बुरा विकल्प लिख देते हैं, दूसरा बहुत शानदार विकल्प लिख देते हैं, और तीसरा मीडियोकर गोला विकल्प लिख देते हैं, और फिर वो इसको चुन लेते हैं। ऐसे नहीं होता है, कम अच्छे से ज्यादा अच्छे की तरफ जाना है, और फिर सबसे अच्छा वाला या फिर सबसे अच्छा प्लस एक थोड़ा सा कम अच्छा वाला चुन लेना है एज पर सिचुएशन। ये होता है आदर्श तरीका। रीना वेट एंड वॉच करे, यानी कि देखे आगे आगे होता है क्या, वाइस प्रेसिडेंट ज्यादा परेशान करता है, टारगेट करता है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट का ये सामान्य बिहेवियर है, उसके लिए सामान्य स्नेह है जिसकी वजह से थोड़ा कंसर्न है, ऐसा भी तो हो सकता है, और फिर वो स्ट्रेटेजी अपनी डिसाइड करे। इसके क्या गुण और दोष हो सकते हैं, पहले के यही लिख दिया मैंने इमीडिएटली गुण, यहां लिख दिया दोष। गुण है, मेरिट है, आगे चल कर के स्थिति जो होगी वो सामान्य हो सकती है, अरे भाई वाइस प्रेसिडेंट कुछ आगे परेशानी नहीं करेगा, मामला खत्म हो जाएगा, फालतू में बाउंडर होने से बच जाएगा। लेकिन इसका नुकसान होगा, पहले गुण देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है सिंपल हो, सामान्य हो, नॉर्मल बिहेवियर हो, फ्रेंडली कार्य माहौल संभव है, इससे उसके साथ कॉपरेशन किया जा सकता है। तीसरा गुण है, बिना सबूत के एक्शन से कोई लाभ नहीं, जाके मैनेजर से शिकायत भी कर देगा, सीईओ से शिकायत भी कर देगी लड़की, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में शिकायत भी कर देगी, सी बॉक्स में कंप्लेंट भी कर देगी। अब सबूत ही नहीं है तो क्या एक्शन उस पर लिया जाएगा, उल्टी इसकी बदनामी हो सकती है। दोष क्या है,
अगर ऐसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन रही रीना के साथ, और उसमें क्वेश्चन में लिखा भी है रीना परेशान रहती है, तो काम क्या करेगी? उससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनलिज्म प्रभावित होगी, और कार्य क्षमता अगर प्रभावित होगी तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट ही उसे निकाल दे नौकरी से, या उसको बहाना मिल जाए रीना को परेशान करने का कि तुम काम पे ध्यान नहीं लगा रही हो इसलिए मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। और अगर रीना कंप्लेन नहीं करेगी, वेट एंड वॉच रखेगी, तो हो सकता है दोस्त उसके, सहेलियां और मजे लें उसके और परेशान करें, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और कई बार मौन रहने से स्वीकार्यता मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट की हरकत हो सकता है बढ़ जाए, उसको लगे कि रीना इज गिविंग मौन सहमति, तो मौन सहमति समझ करके हो सकता है और आगे बढ़ जाए। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है रीना के पास? सीधे वाइस प्रेसिडेंट के केबिन में जाए, मिले और बताए अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से, और कहे परेशान करना बंद कर दीजिए आप प्लीज, आग्रह करे ऐसा मत करो। इसका मेरिट क्या होगा? सामान्य स्थिति संभव, वाइस प्रेसिडेंट को समझ में आ जाएगा कि भाई ये लड़की नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेगी, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सच नॉनसेंस, तो सामान्य स्थिति आ जाएगी। दुविधा समाप्त हो जाएगी रीना की। कैसे? अब सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, इतना समय नहीं होता वहां पे। हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट इसको बोले कि देखो रीना, मेरा बिहेवियर नॉर्मल है, अगर तुम्हें अब नॉर्मल लगा तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, और मैं आपसे कोशिश करूंगा कि इस नॉर्मल बिहेवियर को भी मैं ना शो करूं, बल्कि तुम्हें जिससे सुविधा हो, कंफर्ट हो, मैं वैसा ही आचरण करूंगा, तो डोंट वरी एट ऑल, आई विल कोऑपरेट विद यू। ठीक है, तो दुविधा खत्म हो जाएगी रीना की, ज्यादा फोकस कर पाएगी काम पे, टेंशन ही खत्म, बात कर दिया, भड़ास निकाल दिया, गरिया दिया, जो कहना था खत्म हो गया। आगे की रणनीति सोच सकती, हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट मिलते ही कहे देखो रीना, आई लाइक यू और ऐसा ऐसा है, और फिर रीना को समझ में आ जाएगा कि ये तो सही में स्टॉकिंग कर रहा था, तो आगे की स्ट्रेटेजी, आगे की कोर्स ऑफ एक्शन पे वो विचार कर पाएगी, क्लियरिटी तो आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई बदमाशी है या नॉर्मल है। इसका नुकसान क्या होगा? करियर में नुकसान हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को पता है कि ये अभी प्रोबेशन पे है, नई नई लड़की है, इंटर्नशिप कर रही है, हो सकता है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कंप्लेन कर दे या उसको नौकरी से निकाल दे, उसके पास पावर है। वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है आगे भी परेशान करे, अब तो और कर सकता है परेशान, विंडिक्टिव हो सकता है, बदले की भावना से कर सकता है, ये इसका दोष। एंड द थर्ड ऑप्शन इज कंपनी के पास जाए, सीईओ के पास, मैनेजर के पास, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास, और शिकायत करे कि देखो वीपी हमें परेशान कर रहा है, या ट्रांसफर के लिए बोले। कई बार तो एक शेर है कि, शेर नहीं है, कहावत है कि बी सेलेक्टिव इन योर बैटल, डोंट मेक एवरी प्रॉब्लम अ वार। अपनी समस्याओं में, अपने झंझटों में थोड़ा सा सेलेक्टिव बनो, हर समस्या को युद्ध की तरह मत लो। बी सेलेक्टिव इन योर बैटल, डोंट मेक एवरी प्रॉब्लम अ वार। ट्रांसफर भी तो ले सकती है, क्या जरूरी है वीवी के अंडर काम करने की? ऐसा भी तो हो सकता है ना, कई बार पलायन करना अच्छा होता है। इसका गुण क्या होगा, क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि कंपनी बहुत मैत्रीपूर्ण माहौल को प्रमोट करती है, प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करती है, इसलिए कंपनी मे टेक फर्दर एंड राइट एक्शन अगेंस्ट बीपी और समथिंग एल्स, सो रीना गेट रिड ऑफ सच प्रॉब्लम, तो समाधान मिल सकता है। वाइस प्रेसिडेंट डर सकता है इससे कि देखो मेरी कंप्लेन ऊपर जा रही है, मेरी भी नौकरी जा सकती है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि रीना की ट्रांसफर रिक्वेस्ट मान ली जाए, हो जाए ट्रांसफर, टेंशन ही खत्म। इसका नुकसान क्या हो सकता है, डिमेरिट क्या है इसका? कुछ लोग अच्छाई बुराई लिखते हैं, गुड़ और बुराई लिखते हैं, दोष लिखो या चुनौती लिखो, लिमिटेशंस लिखो। रीना पर बिना सबूत डिफेमेशन का एक्शन संभव हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट बड़ा आदमी होता है या बड़ी औरत होती है, इस केस में बड़ा आदमी है, तो रीना अगर ऐसे आरोप लगाएगी तो हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट डिफेमेशन का केस कर दे उसके खिलाफ, कंपनी में नौकरी चली जाएगी रीना की। फिर कंपनी में इससे नाम भी तो खराब होगा रीना का कि नई नई लड़की देखो, 4 दिन हुआ है और ड्रामे कर रही है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फिर रीना करेगी क्या? द थर्ड क्वेश्चन इज, स्क्रीन दिख रहा है भैया? बाद में मत बोलना सब खत्म हो जाएगा कि स्क्रीन बताओ किधर है, दिख रहा है ना मिस्टर आकाश? यस सर। थर्ड क्वेश्चन इज, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही बताओ, साथ ही उसका जस्टिफिकेशन, औचित्य बताओ। अंग्रेजी में, हाईलाइट द कोर्स ऑफ एक्शन शी शुड अडॉप्ट along with justification for the same। मैंने क्या लिखा? रीना द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही, 3 चीजें दी हुई थी, जरूरी नहीं 3 में से कोई एक चुनना है। मुझे लगा रीना को पहला विकल्प और तीसरा विकल्प एक साथ अपनाना चाहिए, और कैसे अपनाना चाहिए वो बताया मैंने। पहला विकल्प क्या था? पहला विकल्प था वेट एंड वॉच, प्रतीक्षा करो एंड देन टेक एक्शन। तीसरा विकल्प था कंपनी प्रबंधन से शिकायत और ट्रांसफर की रिक्वेस्ट। तो रीना क्या करेगी? पहला और तीसरा ऑप्शन एक साथ कैसे यूज करेगी? कुछ समय तक, 2-4 दिन, 10 दिन तक वेट और वॉच करेगी, और इसी बीच टाइम बाई हो गया तो दोस्तों से मिलेगी और कहेगी देख यार ऐसा कुछ चल नहीं रहा है अपना, परेशान मत करो मुझे सामान्य जिंदगी जीने दो। और फिर अगर वीपी नहीं माना, अब तक मान गया तो ठीक है, लेकिन एक लिमिट उसने जो रीना ने सेट किया था
इस वेट एंड वॉच का, और वो जब एक्सीड कर जाता है तो उसकी बढ़ती हुई हरकत पर एक बार उसकी मिलेगी और साफ साफ कहेगी कि भाई स्टॉप दिस नॉनसेंस। और फिर भी अगर नहीं माना, अन्यथा अदरवाइज प्रबंधन के पास जाएगी, अपना पक्ष रखेगी, और जब वो बीपी से बात करने जाएगी ना तो रिकॉर्डिंग ऑन कर सकती है, रिकॉर्डर कुछ भी ऑन कर सकती है और एविडेंस क्रिएट कर सकती है तब तक सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी, और उस सबूत कंपनी के मैनेजमेंट को देगी। सी बॉक्स जो है वहां पे भी शिकायत करेगी, शिकायत केंद्र में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी से शिकायत करेगी। इस दौरान रीना को अपने काम पर, ये मैंने बहुत जानबूझ के लिखा है, अपने काम पर, प्रोफेशन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, अदरवाइज वैसी नौकरी से निकाल दी जाएगी बीपी अगर पीछे पड़ा है तो। प्रोफेशनलिज्म से कोई समझौता नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेगी रीना, काम नहीं करेगी, तो और डायलेमा और डिसोनेंस और अंतर्द्वंद क्रिएट होगा। काम पे भी नहीं ध्यान दे पा रही है, परेशान भी है, उसे उसी का लॉस होगा और लोग कहने की मिल जाएगी। अब सिर्फ सॉल्यूशन लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, वो सॉल्यूशन किस तरह से गोइंग टू हेल्प इन रिजॉल्विंग द क्राइसिस, द इशूज, ये भी आपको जस्टिफाई करना है। उक्त को अपनाकर रीना प्रोफेशनलिज्म, सोशल स्टॉकिंग के विरुद्ध एक्शन को इमोशनल इंटेलिजेंस तथा बेहतर निर्णय का प्रयोग कर सकती। मैंने इसमें की टर्म्स डाले, प्रोफेशनलिज्म, सोशल स्टॉकिंग के विरुद्ध एक्शन लेगी, कैसे लेगी, इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, एथिक्स का जो टॉपिक है उसको यूज किया, बेहतर निर्णय, डिसीजन मेकिंग पावर, लीडरशिप, उसको प्रयोग करके सॉल्व कर सकती है। उसने मुझे